Hello friends, welcome to JDS Education Academy. So today we are going to start a chapter from economics of class 12th, that is chapter number 3rd, economic reforms since 1991. तो इसमें हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस आया था 1991 के बाद. So this is a short brief of this chapter. After the 40 years of planned development, India has been able to achieve a strong industrial base and become self-sufficient in the productions of foods, grains. Nevertheless, a major segment of the population continues to depend on agriculture for its livelihood. In 1991, a crisis in the balance of payment lead to the introductions of economic reforms in the country. This unit is partial of the reforms process and its implementations for the India. यानी क्या देखेंगे दोस्तों कि इस 40 साल के जो प्लान डेवलपमेंट का था इंडिया का, जिसमें मेन अचीवमेंट क्या थी, इंडस्ट्रियल वेस्ट बनाना लोगों को और सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ताकि वो प्रोडक्शंस क्या करे, ज़्यादा कर सके, है ना. और हमें पता है कि इंडिया में जो मेजर सेगमेंट है वो किस पे मेनली डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना, अपनी लाइफ जीने के लिए. तो 1991 में क्या हुआ, कुछ क्राइसिस हुए थे. ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ पेमेंट लीड अकर, यानी बहुत सारे ऐसे क्राइसिस आए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर यू कैन से द एग्रीकल्चर सेक्टर में. ड्यू टू दिस द पेमेंट ऑफ डेप्ट इज़ बिकम इंक्रीजिंग डे बाई डे, है ना. तो लोग कर्जे में डूब रहे थे, इसके अलावा प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा था. दैट्स वाई इंडिया को क्या करनी पड़ी, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लानी पड़ी. तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हुआ था. So in this chapter we are going to mainly discuss about the liberalization, privatization and the globalization. तो इसको पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आएगा, आफ्टर द स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर विल अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ रिफॉर्म्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1991. यानी बैकग्राउंड देखेंगे कि 1991 में किस तरीके की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया था. इसके अलावा अंडरस्टैंड द मैकेनिज़म्स थ्रू विच रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ वर इंट्रोड्यूस, है ना, कौन कौन से मैकेनिज़म्स के थ्रू ये पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, ये हम समझ पाएंगे. comprehends the process of globalization and its implications for the India. इसके अलावा हम ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को देखेंगे कि इंडिया को किस तरीके से फ़ायदा हुआ इस ग्लोबलाइजेशन से. एंड वी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स प्रोसेस इन द वेरियस सेक्टर. इसके अलावा और भी बहुत सारे जो सेक्टर्स थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा है इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे एक लाइन है, देर इज़ अ कॉन्सेस इन द वर्ल्ड टुडे द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट ऑल एंड द जीडीपी इज़ नॉट नेसेसरी अ मेजर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी. ये किसने बोला था, KR नारायण, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शंस 3.1. You have studied in the previous chapter that since independence India follow the mixed economy framework by the combining advantage by combining the advantage of capitalist economy system with those the socialist economy system. तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि इंडिया है आफ्टर इंडिपेंडेंस मिक्स इकोनॉमी को अपनाया था, यानी प्राइवेटाइजेशन को भी इन्होंने फॉलो किया था और सोशलिज्म इकोनॉमी को भी. तो इस तरीके से दोनों मिला क्या बनता है आपकी मिक्स इकोनॉमी. तो इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट की थी, मिक्स इकोनॉमी. So some scholars argue that over the years the policy resulted in the establishment of the variety of rules and laws which are aimed to the controlling, regulating the economy and instead in the hampering the process growth and the development. Other states at India which started its development path from the near stagnations has since been able to achieve growth in saving, develop a diversified industrial sector
which produce a variety of the goods and has experienced sustained expansion in the agriculture output, which has ensured the food security. In 1991, India met with a economic crisis relating to its external debt. तो टिल 1991 तक दोस्तों जो मेजर सेगमेंट था या फिर इंडिया की जो ग्रोथ थी मेनली डिपेंडेंट किस पे थी दोस्तों, एग्रीकल्चर पे ही थी। बट एक ऐसा टाइम आया जिससे कि जब क्या हुआ, एग्रीकल्चर में कुछ क्राइसिस आ गए थे और लोग कर्जे में डूबना स्टार्ट हो गए थे। तो इसलिए 1991 में क्या हुआ, इंडिया को इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स लाना पड़े, नई नई पॉलिसीज़ लानी पड़ी, अडॉप्ट करनी पड़ी, सो दैट आवर इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ऑन द प्रोसेस, है ना, ताकि वो प्रोसेस में आ सके, एक अच्छा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके इंडिया की। तो इन 1991 इंडिया मेट विद द इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड टू इट्स एक्सटर्नल डेब्ट। सो मेनली जो था 1991 में जो इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस मेनली किस पे, एक्सटर्नल जो डेब्ट्स थे वो क्या होते बढ़ रहे थे, यानी बाहरी कर्जा कह सकते हो, विदेशी कर्जा जिसे बोलते हो आप डायरेक्टली, यानी गवर्नमेंट कर्जा बहुत ज़्यादा ले चुकी थी और जो पेमेंट नहीं कर पा रही थी। सो द गवर्नमेंट was not able to make payments on its borrowing from the abroad, that is foreign exchange reserves, which we generally mentions to the import of petroleum and other import items dropped to the level that were not sufficient for the even fortnight. The crisis was further compounded by the rising prices of essential goods that has led the government introduce a new set of policies measure which change the directions of our development strategy. In this chapter we will look at the background of the crisis, measures that the government has adopted and their impact on various sectors of the economy। यानी क्या और था कि एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट्स थी दोस्तों बढ़ रही थी इंडिया की, है ना, और एक्सपोर्ट क्या हो रही थी एक तरीके से कम हो रही थी, और जो एसेंशियल चीज़ें हैं लाइक पेट्रोलियम या फिर गैसेस कह सकते हो डायरेक्टली, उसके रेट क्या होते धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो इंडिया क्या हो रहा था, एक तरीके से कर्जे में डूब रहा था। सो फाइनली अब क्या हुआ यहाँ पे कि अब इंडिया प्लान कर रही थी अपनी एक नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर। तो अब हम बेसिकली यहाँ पे क्या देखेंगे कि वो कौन कौन से बैकग्राउंड्स थे जिसकी वजह से जो जिस सेक्टर में क्राइसिस हो रहा था और उसके इम्पैक्ट क्या हो रहे थे अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। तो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। So the origin of financial crisis can be traced from the insufficient management of Indian economy in 1980s। तो सबसे जो मेन रीज़न है, ओरिजिन है फाइनेंशियल क्राइसिस का इंडिया में, वो ट्रैक किया गया और क्या देखा गया कि जो इनसफिशिएंट मैनेजमेंट है इंडियन इकोनॉमी की 1980s की वो है। सो वी नो दैट फॉर द implementing various we know that for the implementing various policy and its general administrations and the government generate funds from the various source such as taxation। हमें पता है कि जो गवर्नमेंट को रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, और वो वेरियस सोर्सेज लाइक टैक्सेशन से वो क्या करते हैं, रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं और फाइनली वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। रनिंग फॉर द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा, जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, है ना, एजुकेशन हो गए, इन सब पे क्या करती है गवर्नमेंट, पैसे खर्च करती है। सो व्हेन द एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द इनकम, जब क्या हो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द इनकम, द गवर्नमेंट बोरो द फाइनेंस एट द डेफिसिट फ्रॉम द बैंक, ऑल्सो फ्रॉम द पीपल्स विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। व्हेन we import goods like petroleum, we pay a dollar which we earn from our exports, है ना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट क्या करती है जब उसकी इनकम कम हो जाती है तो लोन लेना स्टार्ट करती है, जिससे क्या बोला जाता है, डेफिसिट बोला जाएगा एक तरीके से, बैंक से लेना। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहाँ से लोन ले लेना, है ना, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स की या पेट्रोलियम की
तो हमें डॉलर्स में पेमेंट देनी पड़ती है ना, जो कि हमारी इनकम कहाँ से आती है, इनकम फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट भी क्या होती है, हमारी कमी हो रही थी उस टाइम पे। सो नाउ द डेवलपमेंट पॉलिसीज रिक्वायर दैट द इवन थ्रू द रेवेन्यूज वर वेरी लो, है ना। जो हमारी डेवलपमेंट पॉलिसी थी 1980s के टाइम पे, उस टाइम पे की रेवेन्यू क्या कलेक्शन क्या होता बहुत ज़्यादा कम और थी। सो द गवर्नमेंट हैड ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट्स द चैलेंज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट को एक अच्छी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी थी ताकि उसकी रेवेन्यू क्या हो जाए, एक तरीके से बढ़े, है ना। और एक तरीके से ये चैलेंज था कि लाइक अनएम्प्लॉयमेंट किन तेज़ी से बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या पॉवर्टी हो गया, द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। सो द कंटिन्यू स्पेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट की जो कंटिन्यूस प्रोग्राम से जो खर्चे हो रहे थे, एक्सपेंसेस हो रहे थे, उसकी वजह से वो एडिशनल रिवेन्यू को जनरेट नहीं कर पा रही थी। मोर एवर द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू जनरेट अ सफिशेंट फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन। तो जो नॉर्मल टैक्सेशन सोर्स था गवर्नमेंट के इंडिया की इनकम का, उससे वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था। व्हेन द गवर्नमेंट was spending a large spares of his income on the area which do not provide immediate returns such as the social sector and the defense. There was a need to utilize the rest of its revenue in the highly efficient manner. The income from the public sector undertaking was also not very high to meet the growing expenditure. At times, our foreign exchange borrow from the other countries and the international financial institutions was sent a meeting consumption needs. तो मेनली जो था कंजम्पशन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इंडिया को करना पड़ा था, फॉरेन एक्सचेंज जो रेट्स थे, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से क्या लेना पड़ा था, कर्जा ही लेना पड़ता था अगर उसे अपने बेसिक नीड्स को पूरी करनी हो। Neither was attempt made to the reduce such as the profligate spending, nor the sufficient attention was given to boost exports to pay for the growing imports. इसके अलावा वो किस तरीके से imports को कम करे और exports को ज़्यादा करे, वो भी वहाँ पे उस टाइम पे नहीं हो पा रहा था। So in late 1980s the government expenditure began to exceed its revenue by such as a large margin that the meeting the expenditure through the borrowings become unsustainable. The price of many essential goods rose sharply. The import grew at a very high rate without the matching growth of exports. As pointed out earlier, the foreign exchange reserves declined to the level that was not adequate to the financial import for the more than 2 weeks. So there was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that they needed to pay the international leaders. Also no country or international founder was willing to lend India, है ना। तो इस तरीके से जो इंडिया था कर्जे में डूबता जा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि उसके एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे थे और एक्सपोर्ट जो थे वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। तो बाकी कंट्री ने भी धीरे धीरे क्या कर दिया, इंडिया को पैसे देने से मना कर दिया। इसके अलावा जो गुड सर्विसेज थे बेसिक, वो देने से भी क्या करने लगे, लोग मना करने लगे। तो इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF. And receives $7 billion as a loan to manage the crisis. For the availing the loan, the international agencies expected that the India liberals and open up the economy by the removing restrictions on the private sector, reduce the roles of government in the many areas, and remove the trade restriction between the Indias and the other countries. तो अब इंडिया क्या कर रही थी, अपने एक्सपेंडिचर को बचाने के लिए या फिर जो डेली बेसिक नीड्स है उसे फुलफ़िल करने के लिए इंडिया ने किसकी ओर मूव ऑन किया दोस्तों, IBRD की ओर, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक कह सकते हो, IMF जो लोन प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ को। तो इंडिया ने क्या किया, अप्रॉक्स $7 बिलियन लोन लिया अपने क्राइसिस को
मैनेज करने के लिए। इसके बदले में जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी वो क्या सोच रही थी कि इंडिया क्या करेगी, लिबरलिज्म अडॉप्ट करेगी मेथड को इकोनॉमी में, और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसके लिए ओपन करेगी अपनी मार्केट को, ताकि वो आके इन्वेस्टमेंट कर सके, और अपना रोल जो है गवर्नमेंट वो क्या करेगी, इन सेक्टर से, एरिया से कम करेगी, और जितने भी रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट सेक्टर को लेकर वो क्या करेगी दोस्तों, ख़त्म करेगी। So the India agreed on the conditionalities of World Bank and the IMF announced the new economic policy. तो इंडिया क्या करती है, इनके पास कोई चारा नहीं होता तो वो सारी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर लेती है, और जो IMF है वो अनाउंस करती है एक नई एजुकेशन पॉलिसी। सो द न्यू NEP consisted of wide-ranging economic reforms. The thrust of the policies was towards creating a more competitive environment in the economy and the removing the barriers to the entry growth of firms. That set of policies can broadly be classified into the two groups, that is stabilization measures and the structural reforms measures. Stabilization measures are the short-term measures intended to the correct some of the weakness that have develop the balance payment and bring the inflation under the control. तो अब इंडिया ने क्या किया, नई एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, जिसमें मेनली जो मकसद था, पहला जो था स्टेबलाइजेशन मेजर और दूसरा था स्ट्रक्चरल मेजर। स्टेबलाइजेशन का मतलब है दोस्तों जो शॉर्ट टाइम बेसिस के जो क्राइसिस थे उससे ख़त्म करे, लाइक द बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो लोन्स वगैरह रिपेमेंट की मेथड थे उससे कंट्रोल करे, और इन्फ्लेशन रेट जो महंगाई दर थी उसे कंट्रोल कर सके। सो इन द सिंपल वर्ड दिस मीन्स दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड कीप द राइजिंग प्राइस अंडर द कंट्रोल, है ना। तो इनका मेनली जो नीड था वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को क्या करे, मेंटेन करे, और जो राइजिंग ऑफ प्राइस था उसे क्या करे, कंट्रोल कर सके। सो ऑन द अदर हैंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, उसके अलावा जो द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म मेजर्स है, जिसका मेन एम क्या है, तो द मेन एम एट द इम्प्रूविंग इकोनॉमिक the efficiency of economy and the increasing the international competitiveness by the removing the rigidities in the various segment of Indian economy, that the government intended a varieties of policies which fall under the three heads. जो दूसरी थी स्ट्रक्चर, उसमें क्या मेनली जो था वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना था इंडियन इकोनॉमी में, और जितने भी टाइप के रिस्ट्रिक्शंस थे प्राइवेट सेक्टर के लिए वो सारे क्या हो गए, उसे ख़त्म कर दिया गया। तो मेनली से तीन पार्ट्स में हम कैटेगराइज करेंगे। जो आपका स्ट्रक्चरल मेजरमेंट है, दैट इज़ लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी पूंजीवादी कह सकते हो, एंड द ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण। So now let's discuss one by one about these major segment. So first one is the liberalism. First one is liberalization. So as pointed out the beginning, the rules and the laws which were aimed at regulating the economic activities become the major hindrance in the growth and the development. Liberalization was introduced to put at the end of these restrictions on the open the various sector of the economy. तो मेनली लिबरलाइजेशन में क्या था, जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी थी पहले कि बाहर से कोई आके इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, है ना, कम्पिटिटिवनेस को कम करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसे ख़त्म किया गया। नाउ इट्स ओपन इकोनॉमी, कोई भी आके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपनी इंडस्ट्रीज़ को लगा सकता है। So through a few liberalization measures were introduced in 1980s in the area of industrial licensing. तो मेनली जो कुछ उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था 1980 में पे, दैट इज़ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। अगर आपको इंडिया में आना है तो आपको एक लाइसेंस लेनी पड़ेगी, तभी आप इंडिया के मार्केट में आके अपने इन्वेस्टमेंट को या फैक्ट्रीज वगैरह लगा सकते हैं। सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी, इसके अलावा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी थी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन था, physical policy and the foreign investment. So reforms policies initiated in 1991 were more comprehensive. Let us study some important areas such as the industrial sector, financial sector, and the foreign exchange market and the trade investment sector, which received the
generated attention in and after 1990। तो एक तरीके से जो ये लिबरलाइजेशन है दोस्तों बहुत ब्रॉड मीनिंग है आता है, लेकिन इसमें हम मेनली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो मेजर सेक्टर है लाइक फॉरेन एक्सचेंज, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, जो कि हमने 1991 के बाद हमने 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हमने देखा था। तो चलिए पढ़ते हैं। So the reforms policies introduced in and after the 1991 reforms, many these restrictions, industrial licensing and the abolished for the almost all but produce categorize alcohol, cigarette, hazardous chemicals, industrial explosive, electronic, aerospace and the drugs and the pharma settlers, and the only industrial which are new reserves for the public sector are a part of defense equipment, atomic energy generation, the railway transport. Many goods produced by the small scale industries now been reserved. In many industries the market has been allowed to determine the price. तो आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स पॉलिसी के बाद दोस्तों इंडिया ने क्या किया, जो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थे कि ये आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इंडस्ट्री लगा सकता है, अपनी प्राइस पे वो सेल आउट कर सकता है। तो उसे क्या कर दिया, एक तरीके से लाइसेंसिंग मेथड जो था उसे ख़त्म कर दिया गया। बट कुछ जो एरियाज़ हैं जैसे अल्कोहल, हैजार्ड्स, केमिकल इंडस्ट्रीज़, ये जो मेनली हैं जो पब्लिक सेक्टर पर डिपेंड करता है और एक डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर आता है, इससे एक तरीके से प्राइवेट ही गवर्नमेंट के अंडर में ही रहने दिया गया। बाकी के लिए एक तरीके से गवर्नमेंट ने सारे रेस्ट्रिक्शन को हटा दिए थे। सो नाउ अब कोई भी आके यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ को लगा सकता है और अपनी प्राइसेस को डिटरमाइन कर सकता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए थे? सो द फाइनेंशियल सेक्टर includes the financial institutions such as the commercial bank, investment bank and the stock exchange operation and the foreign exchange market. The financial sector in the economy India is regulated by the RBI, and you may be aware that the all banks and the other financial institutions in the India are regulated through the various norms and regulations of the RBI। तो फाइनेंस सेक्टर में हमें मेनली दोस्तों पता ही है, बैंक्स आते हैं, कमर्शियल बैंक आते हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल बैंक आते हैं, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। और ये मेनली जो हैं ये सब किसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है दोस्तों? RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है। The RBI decide the amount of money that the banks that keeps with the themselves, fixed interest rate, nature of lending of various sector. One of the measures aims the financial reforms, sector reforms, to reduce the role of RBI from the regulator and the facilitator of the financial sector. This means that the financial sector may be allowed to take decisions on many matters without the consulting of RBI। तो इस रिफॉर्म में सबसे बड़ा चेंज किया गया था कि आरबीआई के रूल को हटा दिया गया था। अब कोई भी बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, अपने हिसाब से स्टॉक अपने पास पहले पैसे रख सकती है ना। तो ये था बेसिक फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। सो द रिफॉर्म्स पॉलिसी लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडियाज एज वेल एज द foreign investment limits in a bank was raised around 74%. Those banks which are fulfill certain conditions have been given to freedom to set up new branches without the approval of the RBI and the rationalize their existing branch network. Through banks have been given permission to generate the resources from the India's and the abroad. Creation management aspects and has been retained with the RBI safeguards and the interest of account holder and the nation. The foreign institutional inventories such as the merchant bankers, mutual funds and the pension funds are now allowed to invest in India financial market। तो एक तरीके से अब क्या हुआ दोस्तों कि प्राइवेट्स बैंक्स उस टाइम पे इसकी वजह से इस रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा आ गए
और ऑलमोस्ट 75% प्राइवेट बैंक्स आके इंडिया में अपनी अपनी ब्रांचेस को सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा कुछ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, इन्वेस्टर्स है, लाइक म्यूचुअल फंड्स है या मर्चेंट बैंकर्स हैं, है ना, पेंशन फंड्स हो गए, ये सारे आके अब इंडिया में अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर सकते थे आफ्टर द रिफॉर्म्स ऑफ 1991। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स में क्या बदलाव किया गया था। So tax reforms are concerned with the reforms in the government taxation and the public expenditure policy, which are the collective known as the fiscal policy. तो टैक्स रिफॉर्म मेनली दोस्तों कंसर्न है गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज़ की। इसके अलावा जो पब्लिक पे जो एक्सपेंड कर रही थी गवर्नमेंट उससे, और ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, फिजिकल पॉलिसी कहलाता है। एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक सेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। सो there are two types of taxes, the direct and the indirect. Direct taxes consist the taxes on the income of individual। जैसे कि मेरी इनकम है 10 लाख, तो मुझे 1 लाख क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना ही पड़ेगा। दैट इज़ इनकम टैक्स कह सकते हो आप डायरेक्टली एक तरीके से। तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स, जो किसी के इंडिविजुअल को क्या करना, पे ही करना है। सो एज वेल एज the profit of business enterprises since 1991, there has been the conditions of reductions in the taxes on the individual's income, as it was felt that the high rate of income tax were important sessions for the tax evasion. It is now widely expected the modern rates of income tax encourage the saving and the voluntary disclosure of income. The rate of corporation tax was very high earlier and has gradually reduced. Efforts have also been made to reforms the indirect tax, the tax levied on the commodities in order to the facilitate establishment a common national market for the goods and commodities. और जो इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों, जो हम मान लो कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें जो टैक्सेस होता है, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। सो इन 2016 द इंडियन पार्लियामेंट पास अ लॉ, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस एक्ट 2016 to simplify the introduce the unlifted indirect tax system in India. So these laws came into the effect from the July 2017. This is the affected to generate the additional reserves for the government, reduce the tax evictions and the create one nation one tax and one market। जैसे अब GST बोलते हैं दोस्तों, 1 जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें बहुत सारे टैक्सेस को घटा के एक सिंपल नाम दिया गया, क्या, GST, आपको पता ही है। So another component of reforms in this areas in the simplification in order to encourage the better compliance on the parts of taxpayer. Many producers has been the simplified and the rates also sustainably lower। तो इसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को एक तरीके से टैक्सेस को रिड्यूस किया गया था धीरे धीरे। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या आया था। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट reforms in the external sector was made in the foreign exchange market in 1991 as the immediate measures to resolve the balance of payment crisis. The rupee was devalued। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में मेनली दोस्तों हम जो देख रहे थे मेजर स्टार्टिंग में, कि जो इंडियाज़ की करेंसी की वैल्यू थी वो क्या हो रही थी, कंटिन्यूसली कम हो रही थी against the foreign currencies. So this lead to an increase of inflow of foreign exchange। तो एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को देख रहे थे हम, इनफ्लो ज़्यादा हो रहा था। इट वॉज ऑल्सो सेट अप ऑन द टोन ऑफ द फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ rupee value in the foreign exchange market from the government control। Now more often than not, market determine the exchange rate based on the demands and supply of foreign exchange। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या किया गया, जो मार्केट एक्सचेंज रेट थी उस पर गवर्नमेंट की कंट्रोल हो गई, और अब कोई भी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के एक्सचेंज रेट को बढ़ा नहीं सकता। नाउ
ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो इसमें क्या किया गया था, लिबरलाइजेशंस ऑफ ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट regime was initiated to increase the international competitiveness and the industrial productions and also foreign investment in the technology into the economy. The aim was also to promote the efficiency of local industries and adaptations of modern technologies. तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज मतलब कि नए टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करना मेनली, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना था, ताकि जो प्रोडक्शन लेवल हो गया दोस्तों वो बढ़े. In order to protect the domestic industries, India was following the regime of competitiveness restrictions on the import. तो एक तरीके से इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिटिव रेस्ट्रिक्शंस को पॉलिसीज़ को फॉलो किया. So this was encouraged through the tight control over the imports and by the keeping the traffic very high. और इस तरीके से लोग बाहर के गुड्स को इंपोर्ट ना कर सके और कंपेटिटिवनेस बढ़ ना सके, इसलिए टैक्स रेट क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया. So this policy reduced the efficiency and the competitiveness was lead to slow growth and the manufacturing sector. The trade policy reforms aimed at first dismantling the quantitative restrictions on import and export, and the second one is reductions of tariff rate and the removal of licensing procedure फ्रॉम द इम्पोर्ट. तो इस तरीके रिफॉर्म में क्या किया गया, इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया. टैरिफ रेट्स वगैरह जो थे, लाइसेंसिंग जो रेट्स था उसे ख़त्म कर दिया गया. इम्पोर्ट्स लाइसेंसिंग वॉज एबोलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हजार्डस एंड द एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज, है ना. तो अब कोई भी ईज़िली इंपोर्ट कर सकता था बिना लाइसेंस के, जब तक कि वो कोई मतलब ख़तरनाक चीज़ इंपोर्ट ना कर रहा हो. सो the quantitative restrictions on imports of manufactured consumer goods and the agriculture products was also fully removed from the April 2001. तो अप्रैल 2001 के बाद कोई भी कितनी क्वांटिटी में भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट्स कर सकता था. एंड द एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशंस एंड द इंडियाज़ गुड्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट. और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो थी उसे भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ताकि जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है इंडिया गोल्स की इंटरनेशनल मार्केट वो बढ़े. सो दिस इज़ अबाउट द लिबरलाइजेशंस इन विच वी हैव डिस्कस मेनली द deregulation of industrial sector and a financial reform sector, as well as the foreign industrial inventories, the tax reforms, foreign exchange reforms, trade and investment policy reforms. Now let's talk about the next one, that is privatization. So now privatization. So it implies the ceding of ownership or management of government-owned enterprises. The government companies are converted into the private companies into the two ways. First one is by withdrawal of government from the ownership and the management of public sector companies, and the second one is by the outright sales of property public sector companies. तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब मेनली क्या है दोस्तों, सीडिंग ऑफ ओनरशिप, यानी किसी दूसरे के हाथ में अपनी ओनरशिप को दे देना. तो गवर्नमेंट ने दो तरीके से कर सकती थी, एक तो खुद विड्रॉ कर लिया और प्राइवेट सेक्टर को बेच के हाथों में सारी चीज़ें दे दे, और सेकंड वन इज़ किसी पब्लिक सेक्टर को वो सेल आउट कर दे और प्राइवेट सेक्टर. सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बाय द सेलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द इक्विटी ऑफ PES टू द पब्लिक इज़ नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है. The purpose of a sale according to the government was mainly to improve the financial discipline and the facilitate modernizations. It was also envisaged that the private and the capital managerial capabilities could be effectively utilized to improve the performance of PSU.
So the government uh, emphasized that the privatizations could provide the strong inputs to the inflow of FDI. The government has also made the attempts to improve the efficiency of PSU by the government, giving the autonomy in taking managerial decisions. For the instance, some PSU has been granted so special status as Maharatnas, Navratnas, and the Mini Ratnas. इट मीन्स एक तरीके से क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन को कर दिया और एफ डी आई की जो डेवलपमेंट थी वो ज़्यादा बढ़ गई। एफ डी आई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कह सकते हो, यानी जिसको so this is about the privatization, and the last one is globalizations. So all through the globalization is generally understood the meaning of integrations of the economy of the country, which the world economy. It was the complex phenomena. It is the outcomes of the set of various policies that are the aimed transforming the world toward the greater interdependence and the integrations. It was involved the creations of the network activities that transcending economy, social, and the geographical boundaries. Globalization attempt to establish link in such a way that the happening in India can be influenced by the event happening miles away. It is turning the worlds into the one whole or creating a borderless world. यानी ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है कि अब कोई बॉर्डर नहीं है, कोई भी जाके कहीं भी व्यापार कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ट्रेड कर सकता है. सो आउटसोर्सिंग, this is one of the important outcomes of the globalization process. In outsourcing, a company hire regular services from the external sources, mostly from the other countries, which was previously provided in the internationally or from the within the country, like the legal advisor, computer services, advertisement, security. Each providers of the respective departments of the company. As the form of economic activities, the outsourcing has intensified in the recent times because of the growth of the fast mode of the communication, particularly the growth of informational technology, IT sectors. Many of the services such as the voice based services, business process, and the BPO, record keeping, accountancy, banking services, music recording, films editing, books transcriptions, clinical advice, or even the teaching are being outsourced by the companies in the developed countries to India. With the help of modern technologies linked to including the internet and the text, voice, visual data, and the respects of the services digitalized and transmitted in the real time over the continents and the national boundaries. Most international multinational corporations and even small companies are outsourcing their services in India, where they can be availed at a cheaper cost with the reasonable degree of skills and the accuracy. The low wage rate and the availability of the skills manpower in the India have been it is destinations for the global outsourcing and the past reforms period. सो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ दोस्तों, अब कोई भी कहीं भी जाके ट्रेड कर सकता है, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकता है. और इससे क्या हुआ, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से जो नई नई टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया के अंदर आई और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुआ, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. चाहे वो किसी भी सेक्टर में ले लो, जितना भी हमने पढ़ा, जैसे कंप्यूटर है ना, रेडियोस, ये XYZ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द WTO. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. World Trade Organizations, WTO. So WTO was founded in 1995 as the successor organizations to the General Agreement on the Trade Traffic. GATT was established in 1948 and with 23 countries as the Global Trade Organization, and the administrations
all the multilateral trade agreement by the providing equal opportunity to all the countries in the international market for the trading purpose, who is expected to establish the rules based on the trading regimes in which the nations cannot be place arbitrary restrictions on the trade. In addition, its purpose is also to enlarge production and the trades of services to ensure the optimum utilization of the world resources and the protect the environment. The WTO agreement covered with the trades and the goods well as the services of the facilitator international trade bilaterals and the multilaterals through the removes of traffics as well as the non-traffic barriers and the providing greater market access to the ऑल मैनर ऑफ कंट्री। यानी WTO काम क्या है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, कि पूरी कंट्री जो क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है कहीं भी विद द लिमिट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। नो वन कैन रेस्ट्रिक्ट टू ट्रेड द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो WTO काम क्या है दोस्तों, मेनली ट्रेड पे कंट्रोल करना, उसमें नई नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करना। As an important member of WTO, India has set and been the forefront of the regulation and the safeguard and the advocating the interest of developing worlds. The India has kept the commitments toward the liberalizations of trade made in the WTO by removing quantitative restrictions on the imports and the reducing traffic rates. तो WTO मेनली इसमें क्या हुआ, इंडिया ने लिबरलाइजेशन का अडॉप्ट किया और जो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन थी वो सारी चीज़ें क्या हुई घटाई, इसके लिए ट्रैफिक रेट्स भी क्या किए, कम किए थे इंडिया ने। Some scholar question on the unusefulness of India's being member of WTO as a major volume of international trade occur among the developed nations. They also say that while the developed countries and the complaints over the agriculture subsidies given in their country, developing countries feel too cheated as they were forced to open the market for the developed countries but are not allowed to access the market of developed countries. What do you think? कुछ स्कॉलर जो है वो कहते हैं WTO एक कि WTO के रूल्स एंड रेगुलेशन सही नहीं है, वो कुछ जो डेवलप कंट्री है उसको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। आप क्या सोचते हैं? सो नाउ योर लास्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंडियन इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया रिफॉर्म्स के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई है ना, क्या फ़ायदा हुआ। Indian economy during reforms. The reforms process completed in the 3 decades since the its introduction. तो हमने देखा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था इंडिया में वो 3 तरीके से हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। सो नाउ लेट अस नाउ लुक एट द परफॉर्मेंस। तो अब इसके परफॉर्मेंस को देखते हैं। Indian economy during this period in the economics, the growth of an economy is measured by the gross domestic products. Look at the table at 3.1, the post 1991 that the witness a rapid growth in the GDP on the continual basis from the 2 decades. तो जैसे क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हुआ दोस्तों, GDP में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला इंडिया में। Now next topic is 3.6, the Indian economy during the reforms and assessment. तो हम देखेंगे यहाँ पे कि इंडियन इकोनॉमी ये रिफॉर्म्स से क्या क्या चेंज आया, इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, लिबरलाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन से या फिर ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करने से। सो इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड द इकोनॉमिक्स, द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय द ग्रोस GDP. The table, look at the table 3.1, the post in 1991, the witness of rapid growth in GDP and the continuals for the 2 decades. तो लगातार 2 दशकों तक क्या हुआ दोस्तों, जो GDP रेट में वो ग्रोथ ही देखने को मिली, जैसे कि टेबल में देख सकते हो आप हर सेक्टर में।
this 5.6 फिर 6.4 7.8 8.2 फिर 5.6 6.6 7.7. The growth of GDP increased from the 5.6% during the 1918 to 1991 to 8.2% during the 2007 to 12. During the reforms period, the growth of the agriculture has declined. लेकिन इस टाइम पे हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो रहा था, डिक्लाइन कर रहा था. So while the industrial sector reported fluctuations, the growth of services sector has gone up. इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी वो क्या होती और सर्विस सेक्टर हमारी बढ़ रही थी. So this indicates that the growth is mainly it derives from the growth in the service sector. तो यहाँ पे mainly हमें क्या दिखता है कि जो सर्विस सेक्टर से ज़्यादा फ़ायदा हुआ इंडिया को. So during the 2012 to 15, there has been the setback in the growth rate of different sector witnessed post 1991. While the agricultural records a high growth rate during the 2013 to 14, the sector witnessed negative growth in the subsequent years, while the service sector continues to the witness higher levels of growth, higher than the overall GDP growth in 2014 to 15. The sector witnessed the high growth rates of 9.4%, and the industrial sector witnessed a decline during the 2012 to 13 in the subsequent year, in such being to show the continuous positive growth. So the opening of the economy has led to the rapid increase of foreign direct investment and the foreign exchange reserves, and the foreign investment, which include the foreign direct investment and the FFI, has increased from the about US dollar in 100 million in 19 to 91 to US in $30 billion in 2017 to 18. There has been the increase in the foreign exchange reserves from the US 6 billion in 19 to 1991 to about the US 413 billion in 18 to 19. India is one of the largest foreign exchange reserves holder in the world. और इस तरीके से क्या हुआ कि इंडिया टिल 2019 तक एक तरीके से पूरी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा इंडिया वर्ल्ड में बढ़ गई. सो इंडिया इज सीन अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर, और एक तरीके से इंडिया यहाँ पे क्या बन गया था, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन गया था ऑफ ऑटो पार्ट्स, engineering goods, IT software, textile reforms periods. Rising price has been the kept under the control. On the other hand, the reforms process has been the widely criticized for the not being the address some of the basic problem facing economy, especially in the areas and employment, agriculture, industrial infrastructure develop and the physical management. है ना. तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिया बढ़ रही थी, उसके अलावा जो कुछ सेक्टर में थी वो डिक्लाइन भी कर रही थी, लाइक एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, इन सब सेक्टर में. Now next one is the growth and employment. Like growth and employment through the GDP growth rate has increased in the reforms period. Scholars point out that the reforms led growth had not generated sufficient employment opportunities of the countries. You will study the link between the different aspects employment and the growth and the next unit. तो कुछ जो स्कॉलर थे वो कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट्स में इस रिफॉर्म से कोई चेंज नहीं आया है. लोग ज़्यादा मतलब एक तरीके से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नहीं मिले. रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, रिफॉर्म्स हैज़ नॉट बीन able to benefit agricultures where the growth rates has been decelerating. Public investment in agriculture sector, especially in infrastructures which include the irrigations, power, roads, markets, linkage, and the research and the extensions, which played a crucial role of the green revolutions, has fallen in the reforms period. Further, the partially removal of fertilizer subsidy led to the increase of cost of productions, which is severely affected the small marginal farmer. The sector has been experiencing a number of policies changes such as the reductions import duties on the agriculture products, low minimum support price, and the lifting quantitative restrictions
on the import on the agriculture products. The, these have adversely affected the Indian farmers, and they now have to face increase the international competitions. Moreover, because the export-oriented strategies in the agriculture, there has been the shift from the productions of domestic market toward the productions of export market. Facing on the cash crop lies the productions of food grains. This put the pressure of price of food grains. तो एक तरीके से क्या हो रहा था कि नई नई जो पॉलिसी थी वो एग्रीकल्चर पे इतना फ़ायदा नहीं पहुंचा रही थी, और कम्पिटिटिवनेस भी ज़्यादा आ रहा था। तो उससे क्या हुआ, अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मेनली कैश क्रॉप्स की ओर ज़्यादा चला गया, और फूड ग्रेन्स की राइस क्या और थे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर रहे थे। नाउ रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रीज़ में देखो क्या चेंज आया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ has also recorded the slowdown. This is because the decreasing demands in the industrial products due to the various reasons such as the cheaper imports, inadequate investment in the infrastructure. It is the globalized world's developed countries and the collapse open up the economies is greater flow of goods, capitals, and the development countries and the rendering their industries vulnerable to imports goods. Cheaper imports have thus replaced on the demand of domestic goods. यानी बाहर से जो गुड्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा सस्ते थे इन कंपेरिजन ऑफ इंडियन गुड्स, तो द पीपल्स आर वायरिंग फॉर द फॉरेन गुड्स और इम्पोर्टेड गुड्स ऑल्सो। सो इसका भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो चीपर imports had thus replaced the demand of domestic goods. Domestic manufacturers are facing competition from the imports, and the infrastructure facilities including the power supply have remained inadequate due to the lack of investments. Globalization is thus often seen the cheating conditions and the free movement of goods and services from the foreign countries that have adversely affected on the local industry and the employment opportunities in the developing countries. Moreover, developing countries like India still does not have access to developed countries market because of the high known traffic barriers from, for example, all through all the quota restrictions on the export and the textiles. Clothing has been removed in India. USA has not removed their quota restrictions on import of textiles from the India and China. Next one is disinvestment. So every year the government fixed the target to the disinvestment of PES for the assistance in 1991 to 1991. The target is mobilized rupees 2,500 crore through the disinvestment. So the government was able to mobilize the 3,040 crore more than the target in 2017 to 18. The target was about 1,000 crore, whereas the achievement was about 1,57 crore. So critics points out of the assets of PES have been undervalued and the sold to the private sector. यानी यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्राइवेट सेक्टर की ओर ज़्यादा मूव ऑन करती जा रही थी इंडिया. So this means that there has been the sustainable losses of the government. Moreover, the proceed of disinvestment and the use of effect of shortage of the government revenues further than using it for the development of PES and the building social infrastructure in the country. Do you think the selling of parts of the properties of government companies is the best way to improve their efficiency? तो तुम्हें क्या लगता है जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेटाइजेशन की ओर मूव कर रही थी, तो वो क्या सही है? तो क्या ये एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकती है, या ऐसा कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? Now the next topic is reforms in the physical policies. So economic reforms have placed limited on the growth and public expenditure, especially in the social sector. The tax reducing in the reforms period aimed to yielding larger revenue on the crops tax. Evictions on the resulted in the increased tax revenue of the government for the government. Also, the reforms policy involves the traffic reduction and the cultural and the scope for the rising revenue through the custom duties in order to attract foreign investment. The tax investment are provided to foreign
investors, which further reduce the scope of rising tax revenue. This has the negative impact on the development of welfare expenditure. So this is about the whole chapter. Now the conclusion is the process of globalization through the liberalization and privatization policy has been produced positive as well as the negative results both for the India and the other countries. तो इससे कुछ फ़ायदे भी हुए और कुछ नुकसान भी हुए. Some scholars argue as in the opportunity in term of greater access to the global market. कुछ स्कॉलर्स है जो ग्लोबलाइजेशन वो क्या बता रहे थे, अच्छा बता रहे थे. हायर टेक्नोलॉजी इंक्रीज द पॉसिबिलिटी टू लार्ज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट countries to become the importer player in the international arena. On the contrary, the critics argue the globalization is the strategy of the development countries to expand their market in the other countries. According to them, it is the compromise that the welfare of identify of the people belonging in the poor countries. It has been the further been pointed out that the market-driven globalization has the within the economic disparities among the nation of the peoples. View from the Indian context, the study have started that the crisis that erupted in the earlier 90s was basically and the outcome of the deep root of the inequalities of the Indian society and the Indian economic reforms. The policy initiated as the response to criticize by the government with the externally advised policy package further the aggravate the inequalities further. It is the increase the income and the equality of consumptions of only high income groups, and the growth of has been concentrated only the some selected areas in the services sector such as the telecommunications, information technology, finance, entertainment, travel and the hospitality services, real estate and the trades rather than the vital sectors such as the agriculture and the industrial, which is provide the livelihood to the millions peoples in the country. So now let's recap all about the chapter. The economy were facing problems of declining foreign exchange, growing the import without the matching rise in the export and the high inflations. India changed its economic policy in 1991 due to the financial crisis and the pressure from the international organizations like the World Bank on IMF. तो इंडिया क्या कर रही थी, एक तरीके से अपनी फॉरेन एक्सचेंज से डिक्लाइन. Now let's recap about the chapter. The economy were facing problem declining foreign exchange, growing imports without matching the rise in the exports and the high inflations. India changed its economic policies in 1991 due to the financial crisis and the pressures from the international organizations like the World Bank and the IMF. तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत फॉल कर रही थी ड्यू टू द मैनी रीजंस लाइक इंपोर्ट बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट कम हो रहा था, इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा था. तो 1991 में क्या किया इंडिया ने, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अडॉप्ट किए ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस और कह सकते हो ऑन द प्रेशर ऑफ IMF और द वर्ल्ड बैंक, जिन्होंने इंडिया को लोन दिया. उन्होंने क्या किया, इंडिया को न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करने की सलाह दी. So in the domestic economy, major reforms were undertaken in the industrial and the financial sector. Major external sector reforms included the foreign exchange deregulation, the import liberalizations. तो मेनली जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में चेंज आया वो क्या हुआ, लिबरलाइजेशंस को बढ़ावा दिया गया. कोई भी आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपनी फैक्ट्रीज लगा सकता है. विद द व्यू ऑफ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, there was a consensus on the reducing its role and the opening it up to the private sector. जैसे देख रहे थे कि जो परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे कम हो रही, तो इंडिया मूव ऑन किसी के लिए पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने. सो दिस वॉज द डन विद द डिसइन्वेस्टमेंट एंड द लिबरलाइजेशन मेजर. तो ये किस तरीके से उन्होंने किया, डिसइन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट गवर्नमेंट से प्रॉपर्टीज़ को
बेचना स्टार्ट कर दिया। तो ग्लोबलाइजेशंस इज़ द आउटकम द पॉलिसी लिबरलाइजेशन एंड द प्राइवेटाइजेशंस। सो ग्लोबलाइजेशंस किसका रिजल्ट है दोस्तों? लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का है। इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, यानी कोई भी कहीं भी जाके व्यापार कर सकता है या फिर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सकता है। आउटसोर्सिंग इज एंड द एमर्जिंग बिजनेस एक्टिविटी। The objective of the World WTO is establish a rule-based trade regime and ensure the optimum utilization of the world resources. During the reforms, growth and the agriculture industries has gone down, but the service sector has recognized growth. WTO का रोल था कि यहाँ पे पूरी कंट्री जो है एक बेस्ट यूटिलाइज करे अपने अपने रिसोर्सेज का और ट्रेड करे एक दूसरे के साथ। इसके अलावा स्टार्टिंग में हमने रिफॉर्म्स के देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर तो डिक्लाइन कर रहा था इंडिया का, बट अदर सेक्टर सर्विस सेक्टर क्या हो रहा था? ग्रोथ कर रहा था कंटिन्यूसली। सो द रिफॉर्म्स हैज़ बीन द बेनिफिटेड एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो देयर हैज़ ऑल्सो बीन द डिक्लाइन एंड द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। तो हमने देखा रिफॉर्म जो है एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर रहा था, तो गवर्नमेंट जो भी है वो इन्वेस्टमेंट करना क्या कर रही थी? कम कर रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा पैसे लगाना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ हैज़ बीन स्लो डाउन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द चीपर इम्पोर्ट्स एंड द लोअर इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो रही थी क्योंकि हमारे पास क्योंकि जो बाहर से चीज़ होता था वो क्या होता, बहुत ज़्यादा सस्ता होता था, है ना, और हमारे पास वो उतनी अच्छी मशीन लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं था। सो दिस इज़ द बेसिक ब्रीफ ऑफ दिस चैप्टर। I hope you like this video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel also. Thank you for watching my video.